यूरोपियों के बाद मुगलों का पतन जो है स्टार्ट होता है। और मुगल चूंकि देखो अंतिम मध्यकाल के समय अंतिम राजा जो मतलब कि एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था मध्यकाल में, वो था मुगल। इवन खासकर औरंगजेब के समय ये बहुत सही थे और इनका प्रभाव था। तो औरंगजेब के समय यहाँ यहाँ इन सभी क्षेत्रों में आपको प्रभाव था। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब मरते हैं, यानी जब इनकी मृत्यु होती है, तो आपको चीजें अव्यवस्थित हो गई थी, है ना? चीजें क्या हो गई? अव्यवस्थित हो गई, क्योंकि ये खुद भी बूढ़े थे और औरंगजेब की कई नीतियां, जैसे हम लोग अगर मुगल के पतन में देखते हैं, तो मध्यकाल में आप लोग पढ़िएगा कि उसमें एक जो बड़ा कारण होता है वो है औरंगजेब की नीति। औरंगजेब की नीति एक जो सबसे बड़े पॉइंट है, वो है कि दूसरे धर्म के प्रति बहुत सहिष्णु नहीं रहते थे, है ना? दूसरे धर्म के साथ इनका वो था, इस्लाम को लेकर इनका बहुत ज़्यादा कट्टर थे, तो इनके कई क्षेत्रीय जो हैं वहाँ पर लगातार विद्रोह होते रहा, दुश्मन थे। और ये काफ़ी ज़्यादा एज के भी हो गए थे औरंगजेब, अगर देखिएगा तो अभी एक मूवी भी आने वाली है, उसमें अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया और सेम गेटअप के साथ ज़बरदस्त, मतलब वो एक होता नहीं है, तो देखिएगा। तो छावा करके है, उसमें देखिए तो वो उनका अंतिम जीवन जो है ना बहुत खराब जो गुजरा, मतलब एक एज़ अ किंग की तरह नहीं जिए थे वो, है ना? कष्टदायक ही कहा जाता है कि उनका अंतिम जो जीवन था कष्टदायक ही चला। उस तरीके से किंग की तरह ये जीवित नहीं थे। तो छावा जो मूवी थी उसमें देखिएगा कि इस चीज़ को हो सकता है तो दिखाएगा। तो 1707 में मरने के बाद इनके 3 पुत्र होते हैं, ठीक है? हालाँकि इनके पुत्र थे लेकिन इनके उस समय जीवित 3 ही पुत्र थे। मुअज़्ज़म जो काबुल के सूबेदार थे, जो काबुल क्षेत्र के सूबेदार थे, आजम गुजरात के क्षेत्र के थे और काम्बक्स जो थे बीजापुर के क्षेत्र के थे। मतलब चूंकि राजा थे तो अपने पुत्रों को अलग-अलग क्षेत्र में इन्होंने दे रखा था। अब राजा जैसे ही मरा, अब सबको चाहिए सिंहासन, है ना? इसी के लिए देखिएगा कि इन लोगों के बीच, इन तीनों पुत्रों के बीच लड़ाइयां होती हैं कि हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे। जिसमें आपको मुअज्जम जो थे, यानी जो आपको काबुल क्षेत्र में थे, ये खुद को बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम था। ये अपने आप को एक उपाधि देते हैं कि हम बहादुर शाह हैं, ठीक है? तो मुअज्जम लाहौर के पास आते हैं, चूंकि अब इनको क्या, सबको अब चाहिए था दिल्ली, दिल्ली आगरा का क्षेत्र चाहिए था, सबको अपना हेड बनना था। तो ये खुद को लाहौर के पास बहादुर शाह के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित करते हैं और यही आपको 3 लड़ाइयां होती है। जजाऊ का लड़ाई, आगरा के पास जगह है, बीजापुर का लड़ाई, तो जजाऊ की लड़ाई में बहादुर शाह जीतते हैं, बीजापुर के लड़ाई में आपको बहादुर शाह ही आपको जीतते हैं, ठीक है? अब बहादुर शाह हर तरफ से आपको क्या हो गया, जीतने लगे। तो बहादुर शाह फाइनली हरा देते हैं कामबख्श को भी बाद में, और आजम को भी आगे, पहले इसी में आगे जाकर देखेंगे कि मार भी देते हैं। तो ओवरऑल एक ही इनके होते हैं बहादुर शाह। अब सिंगल हैंडेड है, हालांकि इनका भी एज बहुत था, बहादुर शाह कोई यंग उंग बादशाह नहीं थे, इसलिए इनका उपनाम था साहे बेखबर। कहा जाता था, हालांकि कुछ इतिहासकारों ने, खासकर यूरोपीय इतिहासकारों ने बोला कि बहादुर शाह जो थे मुगलों के अंतिम एक ऐसे राजा थे जिसके बारे में कुछ अच्छी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन चूंकि काफी एज इनका था इसलिए इनका एक उपनाम था साहे बेखबर, क्योंकि इनका भी एज बहुत ज्यादा था। तो ये बैठते हैं 1707 से लेकर 12 तक, 5 साल आपको ये अपने करते हैं। इनको मुअज्जम भी कहा जाता है, शाह आलम प्रथम भी कहते हैं और इनको साहे बेखबर खफी खां के द्वारा इनको यह नाम दिया गया था। तो बहादुर शाह प्रथम ही, शाह आलम प्रथम भी है, बहादुर शाह प्रथम ही मुअज्जम भी है और बहादुर शाह प्रथम ही साहे बेखबर भी है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। 63 वर्ष के शासन में ये राजा बस सोच लीजिए, 63 वर्ष में सबको रिटायर हो जाता है, 62 वर्ष में सबको रिटायर हो जाता है और ये 63 वर्ष में राजा बनते हैं। इनका थोड़ा सा ये सोचे थे सिख को थोड़ा सा स्टार्टिंग में दबाने का, लेकिन उस समय गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह इनसे दबे नहीं, तो बाद में इन्होंने संधि कर ली। तो आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि किसने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया और संधि की? तो बहादुर शाह ने। लौहगढ़ हिमाचल प्रदेश में है, वो किला भी जीत लिया। हालांकि 1712 में लौहगढ़ को इन्होंने लौटा दिया कि जाइए भाई आप, हम आपको दे देते हैं। तो लौहगढ़ का किला हिमाचल में है, जीता 1712 में, इसको लौटा भी दिया। 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह का लाहौर में निधन हो गया, क्योंकि पहले से ही काफी एज थे, 12 में निधन हो गया। लेकिन इन्होंने कुछ चीजें की थी जिसके कारण से कहा जाता है, ओवन सिडनी ने कहा था अंतिम अच्छा मुगल जिसको हम लोग कुछ तारीफ कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके काल में एक डच आपको टीम आई थी, जोशुआ केटेलॉर, ठीक है? ध्यान रखिएगा,
इसका स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जिसका नाम था आपको जुलियाना, इसको बीवी फिदना वगैरह भी कहते थे, इन्होंने इसमें भूमिका निभाई। तो आपसे बस इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं है, अगर पूछ भी देगा कि किसी काल में जोशुआ केटलार आए थे, है ना? एक आपको डच की टीम थी, तो वो इन्हीं के काल में आए थे। सिख धर्म से संबंधित इन्हीं के काल में आए। इसके अलावा इनके काल में इन्होंने कई जगहों पर क्या किया, जो धार्मिक नीति थी औरंगजेब की, धार्मिक नीति में परिवर्तन किया, राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किया, ठीक है, सिखों के साथ संबंध स्थापित किया। चूंकि औरंगजेब बहुत खराब करके गए थे चीजों को लेकर, औरंगजेब क्या किए थे, बहुत चीजों को खराब करके गए थे, जिसके कारण से ये सब चीजें हुई। ठीक है, अब बहादुर शाह की मृत्यु होती है तो वहां पर आते हैं जहांदार शाह। इनको कहा जाता था लंपट मूर्ख। देखिए, ये सब टाइटल है, साहे बेखबर, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, ये सब टाइटल है। ठीक है, अब जुल्फिकार खां एक व्यक्ति थे, जुल्फिकार खान एक्चुअली हुआ क्या, चूंकि बहादुर शाह क्या थे, ओल्ड एज के थे, बहादुर शाह ओल्ड एज। अब इनका बहुत सारा काम जो करते थे वो थे जुल्फिकार खां, एक सामंत थे। ठीक है, जुल्फिकार खां एक सामंत थे, वो आपको क्या करते थे, आधा कंट्रोल वही करते थे, और ये खुद दक्षिण में चले गए थे। ठीक है, मराठा वराठा साथ इनका फिर वो हुआ था। तो जुल्फिकार खान ने क्या किया, जहांदार शाह को, इनके पुत्रों के बीच भी लड़ाई हुई कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। तो फाइनली जहांदार शाह जो है आपको राजा बनते हैं, लेकिन इनको राजा बनाने में जो भूमिका निभाई थी वो थे जुल्फिकार खां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जुल्फिकार खां उस समय समझिएगा कि मुगलों में एक बहुत अपने आप मजबूत स्थिति करते थे। इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि आपको मुगलों में कई आगे दिखेगा तो सैयद बंधु वगैरह भी राजा बनाते हैं, वही काम आपको जुल्फिकार खां, मतलब इनका इतना ज्यादा प्रभाव हो गया था कि लोग इनके थ्रू राजा बनने लगे थे। ठीक है, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जहां जुल्फिकार खां का संबंध किससे, तो जहांदार शाह को राजा बनाया, फिर दक्षिण चले गए थे। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। जय सिंह मिर्जा कहते हैं ना, मिर्जा जय सिंह, तो इन्होंने ही कहा था जहांदार शाह ने। अजीत सिंह को महाराजा बोला था, मारवाड़ के राजा थे ये। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर था कि गैर इस्लामिक लोगों से लेने वाला कर था। ध्यान रखिएगा, जजिया कर क्या है, गैर इस्लामिक लोगों से कर। अब गैर इस्लामिक में एक कई बच्चे एक पॉइंट से यहां पर मिसमैच हो जाते हैं कि गैर इस्लामिक में हिंदू भी आते हैं, ईसाई वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कहिएगा केवल कि हिंदुओं से लेने वाला कर, गैर इस्लामिक लोगों से, इसीलिए औरंगजेब ने औरंगजेब ने औरंगजेब ने क्या किया था, अंग्रेजों से भी लिया था जजिया कर। औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी लिया था, क्योंकि वो भी गैर इस्लामिक है, इस्लाम का तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जजिया कर को समाप्त किया। हालांकि फिर आपको इन्होंने जजिया कर को क्या कर दिया था, बाद में इंप्लीमेंट फिर से होने लगा। इजारा व्यवस्था को इन्होंने लागू कर दिया। इजारा व्यवस्था भूमि से संबंधित था, उसको इन्होंने लागू कर दिया। इसी समय जुल्फिकार खां एक सुभग चंद्र को अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं, कहते हैं कि देखो तुम राजा के पास रहो, मैं चला दक्षिण में। तो सुभग चंद्र वो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जुल्फिकार खां भी एक अपने ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते थे कि जो प्रभाव रहे मुगल में, पता चलेगा कि ये दक्षिण में चलेगा और यहाँ पर जुल्फिकार खां की जगह कोई और आकर करने लगा, तो अपना एक चेला चपाटी को बना दिया वहां का। देखो कहे कि तुम राजा पे नजर रखना। क्लियर? तो हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछता है, बट एक नॉलेज के लिए रखिएगा, क्योंकि ये दक्षिण में चले जाते हैं। जहांदार शाह का संबंध एक वैश्या से था जिसका नाम था लाल कुंवरी। ये मुगल इतिहास में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रखती हैं। ठीक है, तो लाल कुंवरी जो है वो आपको यहां पर इनका संबंध रहा। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख सिंह ने सैयद बंधुओं से इनकी हत्या कर दी। यही आपको किंग मेकर कहना, बिहार के ही थे, किंग मेकर कहनाने लगे सैयद बंधु। जहांदार शाह के खिलाफ क्या किए, साजिश करने लगे सैयद बंधु। और सैयद बंधु ने फर्रुख सिंह को कहा कि सुनो, राजा बनोगे क्या? ठीक है, बनेंगे।
रुको जहांदार शाह का मूड फ्रेश करवाते हैं, मूड फ्रेश करवाकर खुद इनको राजा बना देते हैं। अब फर्रुखसियर जिसका एक उपनाम था घृणित कायर, जी हाँ सही सुना आपने, लंपट मूर्ख, 3 आपको कैरेक्टर हैं, 4, एक है साहे बेखबर, बहादुर शाह, साहे बेखबर, जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर, घृणित कायर, और मोहम्मद शाह जो है जिसको रोशन अख्तर नाम होता है उनको रंगीला। ठीक है, अब सोचिए कि एक वो ये डायनेस्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, वंश की बात कर रहे हैं, जहां बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, और वहां फिर हम लोग बात कर रहे हैं लंपट मूर्ख, वहां बात कर रहे हैं घृणित कायर, वहां बात कर रहे हैं रंगीला, वहां बात कर रहे हैं साहेब बेखबर, तो पता नहीं होगा ना। देखो जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, चाहे वो वंश हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कुछ भी हो, जो अस्तित्व में है वो समाप्त भी होगा, ये साइकिल चलता है। तो वंश भी इसीलिए समाप्त होता है कि जब वैसा कोई फिर से प्रभावशाली राजा नहीं आता है ना, तो वो वंश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और ये हम लोग यहीं पर नहीं देखेंगे, ये हम लोग देखिए प्राचीन काल में मौर्य को देखिए, अशोक के बाद कोई ऐसा नहीं आया, उसी प्रकार से गुप्ता में देखिए, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद उस तरीके से कोई नहीं आया, वो भी समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत में देखिए, पूरा उसी तरह से मुगल में देखिए, तो यही लोग हैं जो समाप्त कर देते हैं, लंपट मूर्ख ये लोग। ठीक है, तो लंपट मूर्ख और घृणित कार्य, तो घृणित कार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पीछे से काम करते थे। जैसे आप देखिए ना कि अपने के लिए मरवा दिए जहांदार साहब सैयद बंधुओं के द्वारा, तो सैयद बंधु की सहायता से आपको ये राजा बनते। सैयद बंधु तो भाई थे सैयद, एक का नाम था अब्दुल्ला, दूसरा का नाम था हुसैन अली। ठीक है, इनको टाइटल दिया गया था, ये उपाधि थी, ये क्या था, उपाधि। ये भी क्या था, उपाधि। तो अब्दुल्ला खां की उपाधि थी कुतुब मुल्क, ठीक है, हुसैन अली खां की उपाधि थी अमीर उल उमरा। तो ये दो उपाधियां थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि किसके काल में सैयद बंधु बहुत मजबूत बन गए थे, तो इन्हीं के काल में सैयद बंधु सर्वाधिक मजबूत, एक से सैयद बंधु सर्वाधिक मजबूत है, इसी के काल में ये आता है प्रश्न। और किसके काल में कमजोर हो गए थे, रंगीला, रंगीला मरवा दिया था। ठीक है, फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई को उपाधि दी थी, कहीं कहीं आपको होता है इसके जगह कहीं कहीं लिखा रहेगा औरंगजेब, दोनों ऑप्शन में हो फर्रुखसियर मार दीजिएगा। सवाई नहीं, वो सवाई राजा से एक टाइटल है, उपाधि है सम्मान के रूप में। जजिया कर को इसने फिर से समाप्त कर दिया। अब आप कहिएगा सर जजिया कर तो यहां से समाप्त हो गया था, तो मैंने कहा था ना कि जजिया कर को समाप्त किया था लेकिन फिर से इंप्लीमेंट हो गया था। जब इंप्लीमेंट हुआ तो फिर आपको जजिया कर को इन्होंने समाप्त कर दिया कि ना ना, कई जगहों पर तीर्थ कर हटाया था। तीर्थ कर में तो जैसे आपको, जैसे मान लो कि जाना है सोमनाथ, जैसे आपको अन्य जगहों पे जाना, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को इन्होंने कहा कि अब ये लागू नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंदा बहादुर की हत्या कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से ध्यान रखिएगा। बंदा बहादुर जब मैं आपको सीख बताऊंगा तो बताऊंगा कि बंदा बहादुर इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। गुरु गोविंद सिंह के बाद इन्होंने हेड किया था, ठीक है, और इन्हीं के काल में पहली बार सिख राज्य की स्थापना हुई। तो बंदा बहादुर से कहे थे कि झुक जाए, तो भाई बंदा बहादुर उस तरीके के व्यक्ति नहीं थे, इन्होंने कहा नहीं, तो इन्होंने मरवा दिया था। ये क्वेश्चन आता है कि बंदा बहादुर को किसने मरवाया था, फर्रुखसियर, जहांगीर, ऐसे करके, तो फर्रुखसियर। ये मैंने बताया था आपको, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि एक फरमान जारी किया, और इस फरमान में इन्होंने क्या कर दिया था, बंगाल में 3,000 रुपए दे दो, बंगाल में व्यापार करो, 10,000 रुपए दे दो, सूरत में व्यापार करो, है ना। 3,000 रुपए दो, बंगाल में व्यापार करो, 10,000 रुपए दो, सूरत में व्यापार करो, सिक्के ढालने की अनुमति। सोच लीजिए क्यों, तो भैया इनका चिकित्सा हो गया था, खुश हो गए। ठीक, तो ऐसे तो लोग है, तो पता नहीं होगा ना। इसके काल में क्या हुआ कि आपको एक मराठा थे बालाजी विश्वनाथ, वो क्या करते हैं, सैयद बंधुओं से एक संधि करते हैं, क्योंकि मराठा का जो क्षेत्र होता है, समझिएगा इस चीज को, मराठा का जो क्षेत्र होता है वो ये एरिया है पूरा। देखिए मराठा अपना प्रसार बहुत कर रहे थे तीव्र गति से,
तो मराठा के साथ सैयद बंधु क्या करते हैं, समझौता करते हैं। और मराठा का उस समय जो पेशवा थे वो ये थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। इनसे संधि करते कि सुनो, तो बोलता कि कहो। तो कहे कि आप एक काम कीजिए कि आप यहां पर कुछ माल पानी दे दीजिए हम लोगों को, और आप यहां पर अपना चौथ और सर देशमुखी लीजिए। चौथ एक प्रकार का प्रोटेक्शन था कि राजस्व का चौथा ये मराठा करते थे। सॉरी। अब ये क्या करने लगे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो आपको हम छूट देते हैं, आपको कुछ पैसा देंगे। तो कहा कि लेकिन एक शर्त है, जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी यहां पर दिल्ली आगरे में, तो आप आइएगा। बालाजी विश्वनाथ कहते हैं ठीक है भाई, कोई भी कहेगा ना ठीक है, कोई इशू नहीं, हम आपको करेंगे। अब हुआ क्या, होता क्या है यहां पर कि सैयद बंधु कहे कि सुनो, हमको तुम्हारी जरूरत है। तो कहे कि हाँ बताइए। तो आम ना ऊपर। तो आओ दिल्ली। तो आते हैं, पहुंचे तो क्या करना है, मूड फ्रेश करना है फर्रुख सियर को। अरे भाई, इसके लिए संधि थोड़ी हुई थी कि मुगल राजा को मार दो, क्योंकि मारना पड़ेगा। संधि हुई थी भाई कि तुम मदद करोगे सेना वना के साथ। तो यह दिल्ली संधि के तहत करते हैं, और इसी संधि के तहत 1719 में फर्रुख सियर की हत्या करवा दी जाती है। तो आप कहेंगे सर वो फिर बनाए थे वही हत्या भी तो कर दिए थे। जी हाँ। अब मैं मान लो कि बहुत पावरफुल, अब मैंने किसी को हेड बना दिया यहां पर, मैंने किसी को हेड बना दिया। अब मैं जैसे बोल रहा हूं, मैंने इसको हेड क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था कि मेरे अकॉर्डिंगली काम करिए। देखिए कि जब मैं बंगाल पढ़ाऊंगा ना, पलासी उलासी, तो बताऊंगा ये बक्सर के युद्ध के पीछे की ऐसा ही रीजन। हेड में इसलिए बनाए हूं आपको, क्योंकि आप क्या करें, मेरे अकॉर्डिंगली काम करें। फर्रुख सियार अब सैयद बंधुओं की चीजों को काटने लगे, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ते जाती थी। इन्हीं को मरवा दिया, मूड फ्रेश करा दिया। इस प्रकार से घृणित कायर खत्म हो गए। अब आते हैं रफी उदरजात, इनको भी यही बनवाते हैं। तो ये सबसे कम समय तक शासन करते हैं, बस फरवरी से लेकर 4 जून तक, समझिएगा कि मार्च से जून तक ये करते हैं। इसी के समय आपको निकुसियर का विद्रोह होता है। निकुसियर एक अकबर के पुत्र थे, अकबर ये वाला अकबर नहीं, अकबर एक था, शहजादा अकबर औरंगजेब का पुत्र था, उसी के ये पुत्र थे नकुसियर। इन्होंने ही विद्रोह कर दिया था, और आगरे में 2-4 दिनों के लिए इन्होंने कब्जा भी कर लिया था। इन्हीं के काल में यह घटना घटी थी। रफी उद्दौला, ये शाहजहां द्वितीय के नाम से बैठते, बट इन लोगों का शासन देखे बहुत छोटा है, 19 में ही दोनों निपट गए। सबसे कम शासन इनका है। रफी उधर जाती, इनसे एक ही प्रश्न पूछता है, सबसे कम शासन, सबसे कम शासन, यही एक प्रश्न पूछता है। इसके बाद आते हैं रंगीला, इनका जो ओरिजिनल नेम होता है वो होता है रोशन अख्तर। क्या होता है, रोशन अख्तर, ठीक। और इसी इन्हीं को रंगीला के नाम से हम लोग इतिहास में, ये बहुत लंबे समय तक शासन करते हैं। ऐसा नहीं था कि टैलेंटेड ना, सैयद बंधु को इन्होंने मरवा दिया। बहुत दिमाग इन्होंने लगाया, इन्होंने लगाया देखो सैयद बंधु की मदद से तो ये राजा बने, सैयद बंधु की मदद से ही राजा बने। लेकिन इनको ये चीज लग गया कि ये दोनों भाई जब तक से रहेगा ना, अब तक से चीजें सही नहीं होगी। तो इसने क्या किया, मरवा दिया। सबसे पहले पहले वाला को निजामुल मुल्क से मरवाया, फिर बाद में आपको इन्होंने फिर एक को मरवा, अलग अलग मरवाया था, अब्दुल्ला को और हुसैन को। जैसे ही सैयद बंधु मरते हैं, चूंकि एक बहुत बड़ा पावर होता है सैयद बंधु, मरने के बाद मोहम्मद अमीन खां को वजीर बनाते हैं। और ये मुगलों के कंट्रोल में थे, ये मुगलों के कंट्रोल में थे। तो यहां पर आपको मोहम्मद अमीन, आपको यहां पर धीरे धीरे इनको बना दिया जाता है। तो जो मेन पावर, इसे देखिए कि बहुत लंबे समय तक, हालांकि इनका कार्यकाल बहुत उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, कई विद्रोह हुए, कई लोग स्वतंत्र हुए, फिर भी एक लंबे समय तक आपको चलते हैं। ये चूंकि बहुत ध्यान वहां नहीं देते, चूंकि नाम से ही लग रहा होगा रंगीला, ये आराम से शराब शबाब के पीछे एकदम अपना रहते थे। दिल्ली दरबार इनको बहुत मतलब रहता नहीं था। इसी कारण से क्या होता है, बंगाल अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, अवध अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, भरतपुर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। स्वतंत्र मतलब कि जिसपे पूरा प्रभाव किसका था, मुगलों का था। ये लोग अपने आप को हटा लिए। ये लोग अपने आप को क्या कर लिए, हटा लिए वहां से, ठीक है।
तो एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है कि किसके काल में कई क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र होने लगे, क्षेत्रीय प्रदेश स्वतंत्र होने लगे, तो ये रोशन अख्तर के ही काल में। इसी के काल में क्या होता है, बाजीराव प्रथम, आपने नाम सुना होगा, बाजीराव मस्तानी के जो बाजीराव है ना, वही है, वो खतरनाक टाइप के खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा आपको वो योद्धा थे। इन्होंने क्या किया, इनको इनके काल में गए और एक स्टोरी ये कहा जाता है कि बहादुर शाह जो है बाजीराव बहुत बड़े मतलब मजबूत थे योद्धा के रूप में मराठा, और हर जगह इनकी तू-तू बोलती थी। कहा जाता है कि स्टोरी है, अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता है, कि मोहम्मद साहब बोले थे अपने चित्रकार को कि पता करो कौन है भाई, थोड़ा-सा फ़ोटो-वोटो बनाना तो हम भी थोड़ा-सा देखें कि इतनी सच्चाई है, कैसा है, थोड़ा-सा देखें भाई कि कौन है जिसका नाम है। कहा जाता है कि चित्रकार ने जब इसका फ़ोटो बनाया था तो भाग गए थे वो। कह रहे भाई ये बहुत खतरनाक है ये, और सही में भाग जाते थे। इनको लड़ाई-वड़ाई से बहुत इनको दूर ही रहते थे। तो बाजीराव प्रथम दिल्ली में आए थे और इनसे कई सारे क्षेत्र पर वो कर लिया था। इसके अलावा एक नादिर शाह का करनाल का युद्ध होता है, नादिर शाह का आक्रमण इन्हीं के काल में होता है। नादिर शाह, करनाल का युद्ध 24 फरवरी को इन्हीं के काल में होता है। ठीक है? तो इनका काल एक लंबा रहा है लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। इवन मुगलों के डिक्लाइन में जो बहुत बड़ी भूमिका हुई इन्हीं के काल में हुई। अर्थव्यवस्था खराब हो गई, पूरी तरीके से चौपट हो गई थी अर्थव्यवस्था इनके काल में। ठीक है? और अर्थव्यवस्था इनके काल में इतनी चौपट हुई मोहम्मद शाह के काल में कि अगला जो अहमद शाह बनते हैं, इनके काल में सैनिकों को वेतन मिलना मुश्किल हो गया। देख रहे हैं, अब सोचो ना कि कोई राजा है और इतने लंबे समय तक रहा। सोच लीजिए कि कोई राजा है और इतने लंबे समय तक रह रहा है तो भाई टर्म तो बहुत लंबा है, 20 और 22 38 28 29 साल। 29 साल तक कोई राजा है तो अपने आप में बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंस। लेकिन इनका शासन का ऐसा रहा कि इन्होंने ना अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया, ना युद्ध पे ध्यान दिया, ना अपनी सुरक्षा पे ध्यान दिया। ये बस वही चिकन बिरयानी खाते होंगे, तंदूरी चिकन खाते होंगे। आप सोचिए कि बंगाल के एक राजा नवाब बनते हैं अली वर्दी खां, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये इनको कहें कि सुनिए हमको बंगाल का हेड बना दीजिए, तो ऐसे ही बना दे हेड, कौन हो तुम? क्योंकि ये नवाब वंश तो थे नहीं अली वर्दी खां, तो कहे कि हम आपको 2 करोड़ रुपया देंगे और जो टैक्स उसका था वो भी देंगे। तो कहा अच्छा पक्का? हाँ, तो लो 2 करोड़। तो 2 करोड़ में वो नवाब बन जाते हैं अली वर्दी खां, सोच लीजिए, इस टाइप के राजा थे ये। इसीलिए देखिएगा कि इनके काल में कई क्षेत्र क्या हो गए, स्वतंत्र होने लगे, बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, नीचे देखिए कर्नाटक सब होने लगे। क्योंकि इनका मजबूत जो पंजा होता है ना, धीरे-धीरे फिसलने लगा था। बाजीराव आकर इन पर चढ़ाई करते हैं, नादिर शाह आक्रमण आक्रमण करते हैं कई दिन तक। ये सब प्रश्न पूछता है कि किसके काल में ये सब घटना घटी थी। इनका ओरिजिनल नाम भी ध्यान रखिएगा, रोशन अख्तर, ये मूल नाम। तो चूंकि अर्थव्यवस्था बहुत खराब कर दी थी, अब मान लो कि किसी का काल है उसने आर्थिक रूप से बहुत खराब कर दिया, तो उसके बाद जो शासन संभालने वाला होना चाहिए वो टैलेंटेड होना चाहिए, तभी है। लेकिन इन्होंने ऐसा चौपट कर दिया था अर्थव्यवस्था, जिसके तहत अहमद शाह जो है, इनको ऐसा झेलना पड़ा कि लोग, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि भाई हमको सैलरी तो दो, हम आपके पास काम कर रहे हैं, आप हमको पैसा तो दीजिएगा, भाई हमारा फैमिली है, खिलाना पिलाना पड़ता है, हम कैसे सर्वाइव करें। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि किसके काल में वेतन न मिलने पर सेनाओं ने विद्रोह कर दिया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तो इनके काल में। लेकिन इनका इसमें कोई रोल नहीं था, रोल था मोहम्मद शाह रंगीला का। ठीक है? इसके काल में ऊपर से अहमद शाह सोने पे सुहागा। एक तो हम ऐसी छटपटा रहे हैं, ऊपर से अहमद शाह का अटैक हो गया। अहमद शाह अब्दाली बहुत बड़ा योद्धा था, युग का मोती भी कहते हैं इसको। बहुत बड़ा योद्धा था। इसने अटैक कर दिया, पैसा के लिए अटैक किया था। जाएंगे लूटेंगे, आगरा पे अटैक किया, मथुरा में किया, दिल्ली में किया, बहुत जगहों पे अटैक करके लूटा। तो एक तो पैसा नहीं, ऊपर से लूटपाट हो रहा है। और ये उतना प्रभावशाली थे नहीं, तो इसके लिए एक आपको उधम बाई जो थी, वही सत्ता संभाल रही थी, कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। कहां से हो पाएगा, 1 रुपया दिए नहीं हो, कहिएगा कि सत्ता संभालो। तो वही हुआ। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसके काल में अहमद शाह अब्दाली का भारत में पहले आक्रमण हुआ, तो ये अहमद शाह
अहमद शाह एंड अहमद शाह, ये तो बहुत अच्छा है याद करने का। अहमद शाह एक मुगल राजा थे और अहमद शाह अब्दाली काबुल से था, वो अटैकर था, मतलब कि अहमद शाह के काल में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह ये। इसके बाद आते आलमगीर द्वितीय, इनका असली नाम तो था, वो था आपको अजीजुद्दीन। तो अजीजुद्दीन ही आलमगीर, चूंकि आलमगीर हम लोग औरंगजेब को बोलते थे, तो यही, ये पलासी का युद्ध के समय यही थे। पलासी का युद्ध क्यों हुआ, क्या हुआ, आगे देखेंगे। तो पलासी के युद्ध के समय यही राजा थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शाहजहां तृतीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका असली नाम था मुही उल मिल्लर, कामबख्श के पोते थे। इनके काल में एक बहुत महत्वपूर्ण एक वजीर आए थे, इमादुल मुल्क। तो इमादुल मुल्क इनको कंट्रोल करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी समय अली गौहर, जिसको शाह आलम के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय, बिहार में अपने आप को कहते कि हम राजा। एक्चुअली होना होना क्या था कि आल अकॉर्डिंग टू रूल कि पुत्र होगा, तो आलमगीर के बाद, समझिएगा, आलमगीर के बाद राजा बनना था अली गौहर को, अली गौहर को। लेकिन इस समय ये कहां था, बिहार था। इसलिए जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ते हैं ना, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अली गौहर जो था, ये बिहार उस समय था। अब आलमगीर जैसे ही मरता है, तो ये आते हैं कि भाई हमको राजा बनना है। तो ये जो वजीर होता है ना, इतमादुल मुल्क, ये एंट्री ही करने नहीं देता है। इमादुल मुल्क क्या करता है, एंट्री ही नहीं करने देता है। दिल्ली की गली विच नो एंट्री। दिल्ली की गली विच नो एंट्री, क्योंकि इनको पता था कि अली गौहर आ जाएंगे, शाह आलम द्वितीय द्वितीय आ जाएंगे, तो इनको उस अकॉर्डिंगली काम करने नहीं देंगे। तो ये क्या करते हैं, काम बख्श के पोते होते शाहजहां तृतीय, इनको बैठा देते। इसलिए देखिएगा इस समय दो राजा हो गए। अपने आप को ये बिहार में कहे कि हम राजा हैं, और ये कहे कि हम राजा हैं, है ना। शाह आलम द्वितीय, इनका असली नाम औली गौहर, पानीपत का तीसरा युद्ध इन्हीं के समय, बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय, 65 से 72 तक अंग्रेजों के संरक्षण में भी रहते। ये क्या कहानी आगे देखेंगे। 72 के बाद माधवराव पेशवा के मदद से मराठों का सोचिए, ये मुगल बादशाह हैं और इनको मराठों की संरक्षिता की जरूरत पड़ी, मतलब मराठों के अंडर में आ गए, उनके संरक्षण में आ गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकबर द्वितीय, राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा कहा। ठीक है, एक है अकबर, अकबर महान, एक है मोहम्मद अकबर, औरंगजेब के पुत्र, और ये है अकबर द्वितीय। तीनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनके काल में एक बड़ी घटना, इनसे एक ही प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न यह है कि भैया बताइए कि किसने राजा राम मोहन जी को राजा की उपाधि दी थी। तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। एक्चुअली क्या हुआ कि इनके समय, यानी शाह आलम के समय क्या होने लगा कि पेंशन मिलने लगा। क्या मिलने लगा, पेंशन। सोचिए, मुगल है, अब इनको अंग्रेज पेंशन दे रहे हैं, हालांकि ठीक ठाक अमाउंट दे रहे हैं, पर फिर भी यार, तो पेंशन मिलेगा ना, अब इनमें पेंशन के कटौती करने लगे, कहेंगे आपको इतना नहीं देंगे। इसी चीज के लिए राजा राम मोहन राय, चूंकि विद्वान व्यक्ति थे, कई सारे भाषाओं का ज्ञाता थे, वो ब्रिटिश के साथ काम भी करते थे क्लर्क के रूप में भी। तो इन्होंने बुलाया राजा राम मोहन को, कहा कि जाइए आप इंग्लैंड, अब बात रखिए मेरा। तो उन्होंने कहा कि ठीक, हम जाते हैं। और इसी समय इन्होंने कहा कि मैं आपको राजा की उपाधि देता हूं, आप राजा के तौर पे जाइए यहां से। ठीक है, और ब्रिटेन में, जहां हालांकि फिर उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। इन्हीं के काल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए। जी हाँ, सही सुना आप लोग, वही मुगल जिसने अंग्रेजों को कहा था कि आप सिक्के ढाल लीजिए, उसी अंग्रेज ने इनके सिक्कों को ढालने से मना कर दिया, कहा कि अब आप अपना सिक्का नहीं ढाल सकते। यानी 1835 के बाद मुगलों के द्वारा ऑफिशियल रूप से उनके सिक्के नहीं आए। सोच लीजिए, एक कंपनी, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कंपनी लूटने आई थी या फिर आपको कंपनी यहाँ राज करने आई थी। कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी। कंपनी यहाँ पर क्या आई, व्यापार करने आई। लेकिन उनको एक चीज लग गया कि अरे यार, यहाँ पर तो हम लोग यहाँ रह सकते हैं अच्छे से, यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलेगा।
क्योंकि देखा इन्होंने कि यहाँ के लोग ही आपस में, राजा ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, फायदा उठा लिया इन्होंने, और यही चीज करते करते हम लोग गुलाम बन गए। नहीं तो इंटेंशन ये नहीं था कि भारत को गुलाम था, इंटेंशन थे कि हमें व्यापार करना था, जैसे पुर्तगाली कर रहे थे। लेकिन देखिए 35 में सिक्के बंद हो गए। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको जफर के नाम से एक कविता, ये बहुत बड़े शायर थे, कविताएं लिखते थे, तो जफर के नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? जफर के नाम से लिखते थे। जफर के नाम से, इसलिए इनको बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। अंतिम मुगल सम्राट सत्तावर का विद्रोह के समय इन्हीं को हेड बना दिया गया। इनको कैद कर कर रंगून भेज दिया गया था, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी वाइफ के साथ। और इस प्रकार से मुगल समाप्त। क्योंकि इसी समय मैंने आपको बताया भी था, अभी जिस अंग्रेज बता रहा था, बताया था ना कि इनके पोते को हडसन ने मार दिया था, इनके बेटे को भी मार दिया था, और इस प्रकार से मुगल समाप्त हो गया। अब मुगल काल में दो तीन चीजों को देख लेते हैं जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इस समय 4 गुट थे मुगलों में, ग्रुप थे, 4 ग्रुप। एक का नाम था तुरानी ग्रुप, मतलब जैसे मुगल दरबार लगता था ना, जैसे मुगल है तो राजा यहाँ बैठते थे, तो यहाँ पर दरबार लगता था, कई बड़े बड़े लोग बैठते थे, देखे होंगे मूवी सीरियल में, वैसा ही होता था। तो 4 ग्रुप, चारों ग्रुप अपने अलग अलग राय मशवरा देते थे, अलग अलग तरीके से चलते थे, इनका अपना थॉट अलग था। तो तुरानी ग्रुप, ईरानी ग्रुप, अफगानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप। बस ये ध्यान रखिएगा, 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यह है, तुरानी ग्रुप के थे निजामुल मुल्क, जो आगे जाकर हैदराबाद की स्थापना करते हैं। ईरानी ग्रुप के थे सादत खान, जो कि आगे जाकर अवध की स्थापना करते हैं। जुल्फिकार खान वही थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैयद बंधु, जैसे अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, ये लोग हिंदुस्तानी ग्रुप के थे, इसीलिए निजामुल मुल्क इनसे चिढ़ते थे बहुत। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा क्वेश्चन एक पूछ देता है कि सैयद बंधु ने कितने को राजा बनाया? तो 4 को, फरुख सियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह। रफीउद्दौला के समय, सॉरी, फरुख सियर के समय सबसे मजबूत थे। सैयद बंधु सबसे मजबूत इसी काल में, इसी के समय। सबसे कमजोर मारे भी गए। सबसे कमजोर और कमजोर है, और मारे भी गए, सैयद बंधु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नादिर शाह का आक्रमण इन्हीं के काल में होता है। किसके काल में होता है? मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। कब? तो 1739। लेकिन इसके पहले भी इन्होंने अटैक किया था। जैसे इन्होंने आपको गजनी के क्षेत्र में, तो अफगान के क्षेत्र में अटैक किया था, काबुल में किया था, फिर पंजाब में किया, यही आगे जाकर दिल्ली में भी करते हैं इसी समय फरवरी में। इनको ईरान का नेपोलियन कहते थे। नेपोलियन की उपाधि उनको दी जाती थी जो सामान्यतः लड़ाई करने में बहुत सक्षम होते थे। ठीक है, जो लड़ाई करने में बहुत सक्षम होते थे, सामान्यतः उनको यह उपाधि दी जाती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ईरान से संबंधित है, तो इसलिए इनको ईरान का नेपोलियन कहा जाने लगा। इसको ईरान का। करनाल का युद्ध यही है। इसमें ध्यान रखिएगा, नादिर शाह और मुगल सेना के बीच हुई थी। इसमें मैंने बता दिया हेड कौन थे। इसमें जो खाने दौरान मीर बख्शी के पद पे थे, यानी मतलब सेना के प्रमुख कौन थे? खाने दौरान थे। और इसके अलावा अन्य थे निजामुल मुल्क और सादत खान। ये जो पूछता है, बस ये ध्यान रखेगा कि आपको कब्जा कर लिया था, 57 दिन तक रहे थे, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, ये सब लेकर चले गए थे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन कि किसने दिल्ली पर आक्रमण कर वहां से कोहिनूर हीरा ले गया था, तख्ते ताउस, वो लोग वहां पर बैठते थे जो आपको शाहजहां का था, वो सब उठा कर ले गए। कितने दिनों तक रहे थे ये? तो भैया 57 डेज तक रहे थे।
57 दिन तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी मुगलों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण था। अब आते हैं अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, बस एक एक दो तीन पॉइंट। कहाँ के थे? कंधार के शासक थे, 7 बार भारत पाक, कहीं कहीं 9 बार भी रहता है, ध्यान रखिएगा। पहला आक्रमण अहमद शाह के काल में किया था, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठों को इन्होंने ही हराया था, अब्दाली नहीं हराया था। 7वां और अंतिम अभियान इन्होंने सिखों के खिलाफ किए थे। इनको कहा जाता है दुर्रे दुरानी, इनकी उपाधि थी दुर्रे दुरानी, यानी युग का मोती, युग का मोती इनको कहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 57 में अब्दाली दिल्ली आया था, मथुरा आगरा को लूटा भी था। जाने से पहले इसने आलमगीर को सम्राट बनाया था, मतलब कि कहा था कि ठीक है आप रहिए, हमको इमादुल को वजीर बनाया था। ये वही इमादुल है जिन्होंने अली गौर को एंट्री देने से मना कर दिया था, और नजीबुद्दौला की इन्होंने मीर बख्शी बनाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये है बस, और तीसरा नहीं है। मुगलों के पतन के क्या क्या कारण थे भाई? आखिर पतन हुआ तो उसके पीछे कारण, पहला औरंगजेब की नीतियां, ये सब मध्यकाल में पढ़िएगा। कमजोर उत्तराधिकारी, जाहिर सी बात है। अब साहिब बेखबर आ रहे हैं, लंपट मूर्ख आ रहे हैं, घृणित कायर आ रहे हैं, तो रंगीला आ रहा है, तो उत्तराधिकारी मजबूत ही होंगे कि कमजोर होंगे? कमजोर होंगे। दरबार में बहुत गुटबंदी षड्यंत्र चलने लगा। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेंट्रल कमजोर हो गया ना, मतलब जो जिसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर, अगर वो कमजोर हो गया ना, तो देखिएगा कि वो शासन सबसे खराब हो जाता है। क्या वो हर चीज में देखिएगा, आप अपने परिवार में देख सकते हैं, आप किसी पुराने व्यवस्था में भी देख सकते हैं, मुगलों में भी देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत, किसी में भी देखिएगा। तो आप एक चीज को गौर कीजिएगा, जो मेन सेंटर होता है, अगर वहां पर चीजें कमजोर हो गई तो सबसे कमजोर होता है। तो दरबार में गुटबंदी होने लगी, षड्यंत्र होने लगा, क्योंकि राजा ही इतने कमजोर थे। मराठे आ गए, देखिए आगे मैंने बताया ना, शाहजहां शाह आलम को मराठे का संरक्षण प्राप्त हुआ, शाह आलम को मराठों का संरक्षण प्राप्त हुआ। आर्थिक समस्या झेलनी पड़ी रंगीला साहब के द्वारा, सैनिक दुर्बलता हो गई, काम ही नहीं किए। अब्दाली नादिर शाह का आक्रमण था, और फिर सोने पे सुहागा का काम किए यूरोपीय शक्ति आने लगे।